बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 में हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की बात कर रहे थे। उसका नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रैंक कोडॉन सिद्धांत या फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल। फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक कोश से दूसरे कोश में जब कंपन संक्रमण करता है तो इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की गति इतनी अधिक होती है कि अणु या परमाणु अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है उससे पहले इलेक्ट्रॉन एक कोश से दूसरे कोश में स्थानांतरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में कोश की स्थितियां परिवर्तित नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो जाता है। इसी को हम फ्रैंक कोडॉन सिद्धांत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। फ्रैंक कोडॉन सिद्धांत प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक स्तर का निश्चित अभिलाक्षणिक स्थितिज ऊर्जा आरेख होता है, जिसको हम मोर्स फ्रेजर प्रक्रिया के रूप में पहले ले चुके हैं। इसके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा आरेख निर्मित होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की कंपन संरचना को समझाने का ये एक उपयोगी सिद्धांत है, अर्थात इस सिद्धांत द्वारा कंपन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की व्याख्या की जाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन किस तरीके से होता है वो प्रक्रिया इसके अंदर एक्सप्लेन की गई है। सिद्धांत कहता है कंपन करते हुए अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण उच्च तीव्रता से होते हैं, जिससे संक्रमण के दौरान अणु की अंतर्नाभी की दूरी लगभग अपरिवर्तित रहती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन एक कोश से दूसरे कोश में जाता है, उस संक्रमण के अंदर अणु की नाभिक की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंपन गति की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक गति इतनी तेज होती है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ आप समझ लें, यह प्रिंसिपल इस सिद्धांत पर आधारित है। किसी भी अणु में मान लीजिए दो परमाणु हैं, तो दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक स्तर भी होंगे या कोश होंगे, और साथ में दो नाभिक यहाँ पर कंपन करते जा रहे हैं, और इस कंपन के साथ इलेक्ट्रॉन एक कोश से दूसरे कोश में स्थानांतरित हो रहा है। चूँकि इलेक्ट्रॉन की गति बहुत अधिक है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में बहुत कम समय लगता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण बहुत ही अधिक तीव्रता से होता है, इसलिए अणु के कंपन में जब नाभिक अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है उससे पहले ही इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो जाता है। यही इस सिद्धांत का मूल बिंदु है। यानी कंपन करते हुए अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण उच्च तीव्रता से होते हैं, जिससे संक्रमण के दौरान अणु की अंतर्नाभिक की दूरी लगभग अपरिवर्तित ही रहती है। कंपन गति की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक गति इतनी तेज होती है कि इलेक्ट्रॉन के संक्रमण में नाभिक की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, अतः इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का स्थितिज ऊर्जा तथा अंतर्नाभिक की दूरी आर के मध्य आरेख में ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी नाभिकों के मध्य कंपन होने से पहले इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को एक सीधी रेखा से निम्न कोश से उच्च कोश में संक्रमण को हम प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट में आता है इसका प्रदर्शन है उसकी प्रक्रिया, और ये चित्र के रूप में इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण परमाणु अणु के स्थितिज ऊर्जा आरेख में आद्य अवस्था E1 तथा उत्तेजन अवस्था E2 को दर्शाया जाता है, जो कि यहाँ पर इस रूप में प्रदर्शित की गई है। नीचे जो लाइन आपको दी गई है ये आद्य अवस्था की लाइन को प्रदर्शित करती है, और ये जो लाइन दी गई है ये उत्तेजन अवस्था को प्रदर्शित करती है। इसे E1 लिखा गया है, इसे E2 लिखा गया है। ये दोनों स्तर हैं अलग अलग। कंपन संक्रमण के अंदर हमने एक स्तर बना करके विभिन्न कंपन स्तरों को V0, V2, V3 आदि को प्रदर्शित किया था, जिसमें
v बराबर 0 का मान 0 से कुछ अधिक रहता है, जिसको हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर दो स्तर बता रखे हैं, एक आद्य अवस्था का लोअर और एक उत्तेजन अवस्था का हायर एनर्जी का उत्तेजन अवस्था प्रदर्शित किया गया है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। इसको बनाने के लिए हम मॉर्स फ्रेजर सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर E1 और E2 दोनों प्रदर्शित किए जाते हैं। उत्तेजन अवस्था में अंतर्नाभी की दूरी आद्य अवस्था से अधिक होती है, क्योंकि बंध दुर्बल होते हैं, जिससे नाभिक की मध्य दूरी बढ़ती है। इसका मतलब आद्य अवस्था की ऊर्जा कम और उत्तेजन अवस्था की ऊर्जा अधिक, और ये कमरे के ताप पर निर्मित किया गया है। जब फोटोन ऊर्जा द्वारा इलेक्ट्रॉन आद्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाता है, तो V0 से V डैश बराबर 0 में संक्रमण की तीव्रता अन्य सभी संक्रमणों से उच्च होगी, क्योंकि यही स्थिति इलेक्ट्रॉन के संक्रमण में ऊर्ध्वाधर रेखा पर प्राप्त होती है। चूंकि E1 और E2 की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर R हम किसको प्रदर्शित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये इस तरह का स्थितिज ऊर्जा आरेख आपने सहसंयोजक बंध अवधारणा के अंदर भी प्रदर्शित किया है, जहाँ से इसकी स्थितिज ऊर्जा निरंतर घटती है और इस बिंदु पर आने के बाद स्थितिज ऊर्जा अति न्यून हो जाती है, और अगर नाभिक इससे ज़्यादा नज़दीक आ जाए तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जो यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ती है। लेकिन जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, उस स्थिति पर 0 से यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम बंध लंबाई के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बंध लंबाई कंपन के समय, चूंकि बंध लंबाई परिवर्तित होती रहती है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब भी हम एक ऊर्जा स्तर ले रहे हैं, फिर हम ये प्रदर्शित कर रहे हैं दूसरा ऊर्जा स्तर, और दोनों की आप देखें तो लगभग समान है, अर्थात बंध लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात संक्रमण के समय तक बंध लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए V0 से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, अगर मैं सीधा इलेक्ट्रॉन ऊपर लेके जाता हूँ तो V0 V डैश 0 की सीध में है, इसलिए संक्रमण V0 से V डैश बराबर 0 में ही होता है, क्योंकि कंपन बहुत धीमी गति से, जबकि इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण बहुत तीव्र गति से हो रहा है। ऐसी स्थिति में अंतर्नाभी की दूरी स्थिर रहने के कारण V0 से V डैश 0 में होने वाला संक्रमण सीधी रेखा से प्रदर्शित होता है, और V0 के जस्ट ऊपर V डैश 0 होने के कारण संक्रमण भी सीधी रेखा में 0 से 0 में ही संपन्न होता है, जो उसकी ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस तरीके से ये संक्रमण प्रदर्शित किया गया है, और यह संक्रमण सर्वाधिक तीव्रता के संक्रमण होते हैं, सर्वाधिक संख्या में प्रदर्शित किए जाते हैं, क्योंकि कंपन में बंध अंतर्नाभी की दूरी बहुत कम परिवर्तित हो रही है। अंतर्नाभी की दूरी में परिवर्तन के साथ यह संक्रमण V0 से V डैश 1 2 3 4 आदि में भी संपन्न हो सकते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता बहुत कम होगी। यानी जब ऊपर वाले कोष की नाभिक और नीचे वाले कोष की जो नाभिक दी गई है, ऊपर वाले कोष की ये नाभिक, नीचे वाले कोष की नाभिक ये, अब ये कंपन के कारण इनके बीच की दूरी बढ़ गई है। जब बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो V0 से ऊपर वाले V में अगर संक्रमण होगा, और वो संक्रमण केवल सीधी रेखा में हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में सीधी रेखा को अगर खींचा जाए तो ये ऊपर वाले कोष के V0 के सीध में न आकर के, अर्थात कंपन में जब नाभिक की दूरी बढ़ गई है या परिवर्तित हो गई है, उस समय ये संक्रमण V0 से V डैश 0 में न होकर के 1 में हो सकता है, ऊपर के कोष के V2 में हो सकता है, V3 में हो सकता है, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर नाभिकों के बीच की दूरी हल्की सी परिवर्तित हो गई है। इसलिए V0 से V डैश 0 के मध्य संक्रमण की तुलना में अब साथ साथ में V0 से V डैश बराबर 0 1 2 3 4 में भी संक्रमण प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसके होने की तीव्रता बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्रैंक कोर्डोन सिद्धांत में अंतर्नाभिक की दूरी में अत्यधिक
होने पर अर्थात अंतर्नाभिक की दूरी और ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो कंपन लगातार होता जा रहा है। और चूँकि संक्रमण में जब अंतर्नाभिक की दूरी बहुत अधिक बढ़ गई है, वैसे चित्र में थोड़ी सी कमी है। नीचे वाली संरचना तो इस रूप में बताई गई है, ठीक है, ये नीचे वाली स्थिति ऐसे रहने दें। ऊपर वाली स्थिति में जब अंतर्नाभिक, इसकी नाभिक यहाँ पर है तो इसकी नाभिक मान लीजिए यहाँ आ गई, तो इसके लिए ग्राफ इस तरह का बनेगा। यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक जब नाभिक चला जाता है, इसके कोस यहाँ दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में जब V0 से संक्रमण होगा तो ये संक्रमण इसके किसी भी उच्च स्तर के कंपन स्तरों के सीध में नहीं आए, अर्थात जब कंपन में नाभिक की दूरी ये वाली बहुत अधिक बढ़ गई है, उस समय यहाँ से जब इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा जो कि सीध में करना है, तो अंतर्नाभिक की दूरी अधिक होने के कारण यह संक्रमण सीधा का सीधा बाहर निकल जाएगा और ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का संक्रमण स्पेक्ट्रम सक्रिय नहीं होगा और यह इलेक्ट्रॉन उच्च कोश में जाने की बजाय परमाणु से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को हम बंध विखंडन कहते हैं या फिर हम इसे आयनन प्रक्रिया कहते हैं। तो अत्यधिक बंध लंबाई बढ़ने के बाद V0 से V डैश के अनंत में संक्रमण होता है, अर्थात V0 1 2 3 4 5 में संक्रमण की संभावना नहीं रहती, सीध में ये ऊपर निकल जाता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन नाभिक की आकर्षण से पृथक होने के कारण या तो बंध विखंडन प्रदर्शित करता है अर्थात बंध टूट जाता है, या आयनन प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। चूँकि हम अणु की बात कर रहे हैं और ये ऊर्जा आरेख स्थितिज ऊर्जा आरेख बंध निर्माण का है, ऐसी स्थिति में जब इलेक्ट्रॉन बंधित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के निष्कासित हो जाए, परमाणु नाभिक के आकर्षण से बाहर निकल जाए, तो ऐसी स्थिति में बंध टूट जाता है, जिसको बंध विखंडन कहते हैं। और ये तीसरी प्रक्रिया बंध विखंडन की है। तो वापस ध्यान दें, तीन चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में इलेक्ट्रॉन की संक्रमण की गति अत्यधिक होने के कारण कंपन प्रक्रिया में नाभिकों के बीच की दूरी बदलने से पहले इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संपन्न हो जाता है, इसलिए इसको सीधी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। एक पहली चीज़। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में जब नाभिकों के मध्य की दूरी अपरिवर्तित रहती है, उस समय तक V0 से V डैश 0 में संक्रमण सर्वाधिक तीव्र प्रकृति के या सर्वाधिक संख्या में स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करते हैं और तीव्रता इनकी अत्यधिक होती है। तीसरे नंबर पे, यदि नाभिकों के मध्य की दूरी थोड़ी बदल गई है और उस समय संक्रमण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में V0 से V डैश के अंदर 1 2 3 4 आदि कोषों या कंपन स्तरों के अंदर संक्रमण होगा। लेकिन यदि नाभिकों के मध्य कंपन के कारण दूरी और अधिक बढ़ जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में निम्न स्तर के V0 से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अगर सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाए, तो उच्च स्तर के नाभिक की दूरी अधिक होने के कारण यह संक्रमण या यह उत्तेजित इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से परे चला जाएगा, ऊपर वाले किसी भी कंपन स्तर के सीध में नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से बाहर निकल जाने के कारण यह बंध विखंडन की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसका मतलब फ्रैंक कोर्डोन सिद्धांत की सहायता से हम कंपन करते हुए किसी द्विपरमाणविक अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की व्याख्या करते हैं तथा बंध विखंडन की भी व्याख्या करते हैं। तो ऐसी बंध विखंडन की व्याख्या को हम वापस अणु कक्षक सिद्धांत के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। एमओटी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की व्याख्या हम निम्न प्रकार करते हैं। मान लीजिए एक समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु में हम संक्रमण प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे कि N2 अणु का अणु कक्षक सिद्धांत या अणु कक्षक चित्र दे रखा है। तो नाइट्रोजन के अणु कक्षक चित्र में हमने 1s अर्थात के डैश नहीं लिया है अणु कक्षक, सिग्मा 2s और सिग्मा डैश 2s ये दोनों कक्षक भी हमने नहीं बनाए हैं। केवल बाह्यतम कोश के अंदर 2p और 2p कक्षकों के संयोजन से या LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बंधित और प्रतिबंधित अणु कक्षक यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें चूँकि p उपकोश में 3 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए
बंधित अणु कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और प्रतिबंधित अणु कक्षक यहाँ पूर्ण रूप से खाली रहते हैं। और चूंकि अणु कक्षकों में हम नीचे से अगर प्रदर्शित करें तो इनकी ऊर्जा सबसे कम होगी, इनकी ऊर्जा उससे ज़्यादा होगी। ये प्रतिबंधित अणु कक्षक पाई की ऊर्जा उससे अधिक होगी और प्रतिबंधित सिग्मा अणु कक्षक की ऊर्जा उससे अधिक होगी। अर्थात नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो अगर मैं नीचे से ऊपर की ओर जाता हूँ तो सबसे अधिक ऊर्जा युक्त भरा हुआ कक्षक कौन सा है? ये तो भरा हुआ कक्षक है लेकिन निम्न ऊर्जा युक्त, और ये जो दिया गया है ये भरा हुआ कक्षक है और उच्च ऊर्जा युक्त है। उसके बाद में कोई भी भरा हुआ कक्षक नहीं है। इसका मतलब ये जो कक्षक दिया गया है ये उच्चतम ऊर्जा युक्त भरा हुआ अणु कक्षक है। तो इसको हम कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अर्थात हाईएस्ट उच्चतम, ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ अणु कक्षक, अर्थात हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा कहते हैं, अर्थात उच्चतम ऊर्जा युक्त भरा हुआ अणु कक्षक ये है जो कि सिग्मा 2pz के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और अगर आपको कहे निम्नतम ऊर्जा युक्त खाली अणु कक्षक, हम अणु कक्षक की बात कर रहे हैं, ये वाले परमाणु कक्षक यहाँ पर नहीं लेने। तो अणु कक्षक में खाली न्यूनतम ऊर्जा युक्त, तो ये खाली 2 अणु कक्षक हैं, एक ये खाली है एक ये खाली। लेकिन इसमें नीचे वाला जो अणु कक्षक दिया गया है ये खाली अणु कक्षक है, तो इसको हम कहेंगे लोएस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड, खाली, ऑक्यूपाइड मीन्स भरा हुआ, अनऑक्यूपाइड मीन्स खाली। तो लोएस्ट एल से अनऑक्यूपाइड यू और फिर लिख देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरीके से यहाँ पर उच्चतम ऊर्जा युक्त भरा हुआ अणु कक्षक सिग्मा 2pz है और न्यूनतम खाली अणु कक्षक पाई 2px पाई स्टार और 2py पाई स्टार है, और ये दोनों ही LUMO के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। अर्थात यदि जब भी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा तो HOMO से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ स्थानांतरित हो जाएगा? HOMO से LUMO में स्थानांतरित होगा। तो इस तरीके से संक्रमण HOMO से LUMO के अंदर होता है। इसका मतलब ये है कि अणु कक्षक सिद्धांत से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में N2 अणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण HOMO से LUMO में होता है, और यही प्रक्रिया हम फ्रैंक कोर्डोन सिद्धांत के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन वहाँ हम अणु कक्षकों को स्थितिज ऊर्जा आरेख मॉर्स फ्रेजर आरेख के रूप में दर्शाते हैं, या मॉर्स फ्रेजर वक्र के रूप में, या मॉर्स वक्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि HOMO से LUMO के मध्य इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है। और अब ये ध्यान देना, HOMO और LUMO तो प्रदर्शित किए जाते हैं अणु में, क्योंकि अणु में ही अणु कक्षक बनते हैं। जबकि यदि आपने बोर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पढ़ा होगा तो उसमें परमाणु कोषों के अंदर, जिसमें बोर कोष 1, 2, 3, 4 आदि में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, तो वो एक कोष से दूसरे कोष में और वहाँ पर परमाणु कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संपन्न होता है। तो ध्यान रखना है, बोर संक्रमण के अंदर जहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है जो कि परमाणु स्पेक्ट्रम है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण निम्न ऊर्जा युक्त परमाणु कोष से, जिसको बोहर कोष कहते हैं, से उच्च ऊर्जा युक्त परमाणु कोष में संक्रमण होता है, या उसका वाइस वर्सा ऊपर से नीचे भी हो सकता है, जिसमें ऊर्जा अवशोषण और उत्सर्जन प्रदर्शित होती। लेकिन यहाँ हम अणु के मध्य इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अणु में HOMO और LUMO अणु कक्षकों के मध्य भरे हुए कक्षक से खाली प्रतिबंधित अणु कक्षक के मध्य इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पर पूरे BSc फाइनल की फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट 2nd, 3rd, 4th में हम अणु कक्षकों में या अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, उनका कंपन संक्रमण, उनका घूर्णन संक्रमण पढ़ रहे हैं, और ये अणुओं से संबंधित है, यहाँ पर परमाणु नहीं लिए जाते हैं। तो ये हो गया आपके
अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण और उसकी प्रक्रिया। एक और प्रश्न इसके अंदर आपके पूछा जाता है कि FMO क्या है। तो आप एक चीज़ इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखें कि किसी भी संक्रमण में या अणु कक्षक प्रक्रिया के अंदर हमें पता है दो तरह के अणु कक्षक हमने अभी पढ़े, LUMO ल्यूमो कहते हैं, और दूसरे अणु कक्षक हमने पढ़े हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो। तो LUMO ल्यूमो, HOMO होमो। अगर मैं इन दोनों को सम्मिलित रूप से प्रदर्शित करूं, ठीक है, तो इसको कहा जाता है FMO। FMO का मतलब है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब हो गया वे अणु कक्षक जो प्रत्यक्ष रूप से बाहर से ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करते हैं, उनको फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और यहाँ फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। तो वापस ध्यान रखना है, FMO क्या है, LUMO और HOMO को सम्मिलित रूप से FMO कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चित्र नाइट्रोजन अणु के अंदर प्रदर्शित करूँ तो FMO क्या है, तो यहाँ पर FMO है इन कक्षकों को मिला करके, और ये FMO कौन कौन से कक्षक हैं तो आप ध्यान से देखें। तो ये है एक तो पाई स्टार कक्षक और दूसरे हैं पाई कक्षक। तो पाई अर्थात बंधित अणु कक्षक, पाई स्टार प्रतिबंधित अणु कक्षक। तो इन दोनों पाई बंधित और प्रतिबंधित अणु कक्षकों को सम्मिलित रूप से FMO या फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और इन कक्षकों के मध्य ही इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है, और इसी को हम आणविक या अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं, जिसकी व्याख्या फ्रैंक कोडॉन सिद्धांत के द्वारा की जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पूरी प्रक्रिया फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल या सिद्धांत लगभग हर साल पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट अगली क्लास में लेते